क्या मौत की भी कोई आंखें होती हैं जो अंधेरे में चमकती हों? क्या आपने कभी उस खामोशी को महसूस किया है जिसमें पूरा गांव सांस रोक कर बैठा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि जंगल में एक आदमखोर घूम रहा है? कहते हैं रात होते ही पहाड़ों के रास्ते सूने पड़ जाते हैं, दरवाजे भीतर से बंद हो जाते थे और बच्चों की रोने की आवाज तक दबा दी जाती है, लेकिन फिर भी हर सुबह किसी न किसी घर से चीख उठती थी। आखिर कौन था वो शिकारी जो इंसानों को अपने शिकार की तरह चुनता था? एक साधारण बाघ या जंगल का वो अभिशाप जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आदर्श। हमारी कहानी चल रही है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसे कि लिखा है जिम कॉर्बेट ने। तो इसके अभी तक 10 चैप्टर तक हमारे YouTube चैनल पे इसकी कहानी आ चुकी है। अगर आपने इन 10 चैप्टर्स को नहीं सुना है तो आप जाके हमारे YouTube चैनल पे सुन सकते हैं। तो आज हम इसका शुरू करेंगे चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 11 जिसका नाम है ये नियर एस्केप। तो जिम कॉर्बेट आगे कहानी बताना शुरू करते हैं और बताते हैं कि जब मैं अभी भी वुल्फ की रखवाली कर रहा था, तभी इबोटसन और उनकी पत्नी जीन पौरी गढ़वाल से यहाँ पर वापस आ गए। और चूंकि निरीक्षण बंगले से आवास बहुत सीमित था, इसलिए मैंने उनके लिए जगह बनाने के लिए अपना घर छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा मार्ग के दूसरी ओर पहाड़ी पर अपना 40 पाउंड का तंबू लगा दिया। चूंकि एक तंबू उस जानवर से बहुत कम सुरक्षा प्रदान कर रहा था, जिसने मीलों दूर दूर तक हर दरवाजे और खिड़की पर अपने पंजों के निशान छोड़ दिए थे, इसलिए मैंने अपने आदमियों को उस जमीन के चारों ओर कटीली बाड़ लगाने की मदद की जहां हम डेरा डालने वाले थे। उस जमीन पर एक विशाल कटीला पेड़ था और चूंकि उसकी शाखाएं मेरे तंबू लगाने में बाधा डाल रही थी, इसलिए मैंने आदमियों को उसे काटने के लिए कहा। पेड़ को आधा काटने के बाद मैं अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि मैंने देखा कि दिन की गर्मी में मुझे छाया नहीं मिलेगी। इसलिए पेड़ को काटने के बजाय मैंने उन्हें उसकी लटकती शाखाओं को छाटने के लिए कहा। यह पेड़ जो शिविर पर 45 डिग्री के कोण से झुका हुआ था, बाड़ के दूसरी ओर था। हम 8 लोग उस छोटे से शिविर में थे। शाम का खाना खाने के बाद मैंने बाड़ के उस छेद से एक कांटेदार झाड़ी को मजबूत से गाड़ दिया जिसमें हम अंदर आए थे। ऐसा करते समय मैंने देखा कि आदमखोर तेंदुए के लिए पेड़ पर चढ़कर बाड़ के तरफ हमारी ओर कूदना बहुत आसान होगा। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आज के दिन में कुछ नहीं किया जा सकता था। अगर तेंदुआ उस एक रात के लिए हमें अकेला छोड़ देता तो सुबह पेड़ को काटकर हटाया जा सकता था। मेरे पास अपने आदमियों के लिए तंबू नहीं थे और मैंने सोचा था कि वे निरीक्षण बंगले के बाहरी हिस्से में इबोटसन के आदमियों के साथ सोएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि खुले तंबू में उनके लिए उतना ही खतरा है जितना मेरे लिए है। मेरा रसोइया, जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला कि वह सोते समय बहुत शोर करता था, मुझसे लगभग 1 गज की दूरी पर लेटा हुआ था और उसके आगे उस छोटे से घेरे में मछली की तरह ठसाठस भरे हुए 6 गढ़वाली थे, जिन्हें मैं नैनीताल से लेके आया था। हमारी रक्षा पंक्ति की कमजोरी वह पेड़ था और उसी के बारे में सोचते हुए मैं सो गया। चांदनी रात बेहद खूबसूरत थी और आधी रात के करीब अचानक मुझे तेंदुए के पेड़ पर चढ़ने की आवाज से नींद से जागना पड़ा। मैंने बिस्तर पर रखी हुई भरी हुई राइफल उठाई, पैर बिस्तर से नीचे लटकाए और कांटों से बचने के लिए चप्पलें पहनी ही थी कि कटे हुए पेड़ से एक कर्कश आवाज आई और फिर रसोइये की साहिब बाघ बाघ की आवाज सुनाई दी। एक ही छलांग में मैं तंबू से बाहर था और घूमकर तेंदुए पर निशाना साधने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह उछलकर सीढ़ीदार खेत पर चढ़ गया। झाड़ी को हटाकर मैं खेत की ओर भागा, जो लगभग 40 गज चौड़ा था और उसमें कोई फसल नहीं थी। जब मैं कांटेदार झाड़ियों और कुछ बड़े पत्थरों से भरी पहाड़ी पर खड़ा होकर देख रहा था, तभी पहाड़ी पर दूर से एक सियार की चेतावनी भरी आवाज ने मुझे बताया कि तेंदुआ मेरी पहुंच से बाहर जा चुका है। रसोइये ने मुझे बाद में बताया कि वह अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, एक ऐसा तथ्य जिसके बारे में मुझे बहुत लंबे समय से पता था। और पेड़ के टूटने की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली
और सीधे तेंदुए के चेहरे की ओर देखा। ठीक उसी समय जब जानवर नीचे कूदने की तैयारी कर रहा था। अगले दिन पेड़ को काट दिया गया और बाड़ को मजबूत कर दिया गया, और हालांकि हम उस शिविर में कई हफ्तों तक रहे, हमारी नींद फिर कभी तेंदुए ने भंग नहीं की। तो ये था चैप्टर 11, जिसका नाम था द नियर एस्केप। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 12, जिसका नाम है द जिन ट्रैप। तो जिम कॉर्बेट आगे बताते हैं कि आसपास के गांवों से मिली रिपोर्टों से, जहां घरों में घुसने के असफल प्रयास किए गए थे, और सड़कों पर मैंने जो जानवरों के पैरों के निशान देखे थे, उनसे मुझे पता चल गया कि आदमखोर अभी भी आसपास ही है। और इबोट्सन परिवार के आने के कुछ दिनों बाद खबर आई कि रुद्रप्रयाग से 2 मील दूर और उस गांव से लगभग आधा मील दूर एक गांव में एक गाय को मार डाला गया था, जहां मैं अखरोट के पेड़ पर भूसे के ढेर पर बैठा था। गांव पहुंचने पर हमने पाया कि एक तेंदुए ने एक छोटे से एक कमरे वाले घर का दरवाजा तोड़ दिया था और उसमें मौजूद कई गायों में से एक को मारकर दरवाजे तक घसीट कर लाया था। और जब वह उसे दरवाजे के अंदर नहीं खींच सका, तो भरपेट भोजन करने के बाद उसे दहलीज पर ही छोड़ दिया था। वह घर गांव के बीचों बीच स्थित था, और आसपास छानबीन करने पर हमने पाया कि कुछ गज की दूरी पर स्थित एक घर की दीवार में छेद करके हम उस स्थान पर नजर रख सकते थे जहां जानवर को मारा गया था। इस घर का मालिक, जो मृत गाय का भी मालिक था, हमारी योजनाओं में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और जैसे ही शाम ढलने लगी, हमने खुद को कमरे में बहुत सुरक्षित रूप से बंद कर दिया, और अपने सैंडविच खाने और साथ लाई हुई चाय पीने के बाद हमने पूरी रात बारी बारी से दीवार के बने छेद की रखवाली की। लेकिन तेंदुए का ना तो कोई दिखाई दिया और ना ही कुछ सुनाई दिया। जब हम सुबह घर से निकले तो गांव वालों ने हमें गांव घुमाया, जो काफी बड़ा था, और हमें दरवाजों और खिड़कियों पर आदमखोर तेंदुए के पंजों के निशान दिखाए, जो उसने सालों से गांव वालों पर हमला करने की कोशिश में बनाए थे। एक दरवाजे पर तो खास तौर पर ज्यादा और गहरे पंजे के निशान थे। अन्य किसी भी दरवाजे की तुलना में वह दरवाजा सबसे खतरनाक था, जिसे तेंदुए ने उस कमरे में घुसने के लिए तोड़ दिया था, जिसमें 40 बकरियों और लड़के को बंद करके रखा गया था। 1-2 दिन बाद बंगले से कुछ 100 गज की दूरी पर पहाड़ी पर बसे एक छोटे से गांव में से एक और गाय के मारे जाने की सूचना मिली। जहां भी हमने पाया कि गाय को एक घर के अंदर मारा गया था, दरवाजे तक घसीटा गया था और उसका कुछ हिस्सा खा लिया गया था। दरवाजे के सामने और उससे लगभग 10 गज की दूरी पर एक नया बना हुआ घास का ढेर था, जो 16 फीट ऊंचा था और जमीन से 2 फीट ऊंचे लकड़ी के चबूतरे पर था। हमें शिकार की खबर सुबह सुबह ही मिल गई थी, इसलिए हमारे पास पूरा दिन था, और शाम तक हमने जो मचान बनाया, मुझे पूरा यकीन है कि वह न केवल सबसे प्रभावी था, बल्कि इसी तरह के उद्देश्य के लिए अब तक बनाए गए मचानों में सबसे कलात्मक भी था। सबसे पहले घास के ढेर को खोला गया और चबूतरे के चारों ओर खंभों का ढांचा खड़ा किया गया। इन खंभों के सहारे निचले चबूतरे से 4 फीट ऊपर एक दूसरा और छोटा चबूतरा बनाया गया। फिर दूसरे ढांचे के चारों ओर 2 इंच की जाली वाला तार का जाल लपेटा गया, जिसमें निचले चबूतरे और जमीन के बीच की जगह को छोड़कर बाकी जगह खुली रही। इसके बाद भूसे के रेशों को जाल की जाली में फंसाया गया और थोड़ा सा भूसा घास के ढेर के चारों ओर और चबूतरे के नीचे फैला दिया गया, ठीक वैसे ही जैसा काम शुरू करने से पहले था। घास के ढेर के संयुक्त मालिकों में से एक, जो 1-2 दिन के लिए गांव से बाहर गए हुए थे और हमारे काम खत्म होने की ठीक बाद लौटे, उन्हें तब तक विश्वास नहीं हुआ कि घास के ढेर को छेड़ा गया है, जब तक उन्होंने उसे चारों ओर से छूकर नहीं देखा और उन्हें पास के खेत से बचे हुए भूसे से बनाया गया दूसरा ढेर नहीं दिखाया गया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हम जाली में छोड़े गए छेद से रेंगते हुए मचान में घुस गए और पीछे से प्रवेश द्वार को मजबूती से बंद कर दिया। इबोट्सन मुझसे थोड़ा छोटा है, इसलिए उसने ऊपरी चबूतरे पर कब्जा कर लिया, और जब हम आराम से बैठ गए तो हमने तिनकों में से एक छोटा छेद बनाया ताकि हम तीर चला सकें। चूंकि एक बार छेद हो जाने के बाद
हमारे लिए एक दूसरे से संवाद करना संभव नहीं होगा, इसलिए हमने ऐसा किया। तेंदुआ आ गया। हमने तय किया कि जो भी उसे पहले देखेगा वही गोली चलाएगा। रात में चांदनी छाई हुई थी, इसलिए हम दोनों में से किसी को भी बिजली की रोशनी की जरूरत नहीं थी। शाम का खाना खाने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया और रात करीब 10 बजे मैंने अपने पीछे पहाड़ी से तेंदुए को नीचे आते सुना। रस्से के पास पहुंचकर वह कुछ मिनटों के लिए रुका और फिर उस चबूतरे के नीचे रेंगने लगा जिस पर मैं बैठा हुआ था। जब वह ठीक मेरे नीचे आ गया और मेरे और उसके सिर के बीच बस एक तख्ते जितनी मोटाई रह गई, तो वह 1 मिनट के लिए रुका और फिर आगे रेंगने लगा। जैसे ही मुझे लगा कि वह चबूतरे के नीचे से निकलेगा और मुझे 3-4 फीट की दूरी से आसानी से निशाना लगाने का मौका देगा, मेरे ऊपर वाले चबूतरे से एक जोरदार चरमराहट की आवाज आई। तेंदुआ तेजी से दाईं ओर भागा, जहां मैं उसे देख नहीं सका, और पहाड़ी पर चढ़ गया। उस अहम मौके पर तख्तों की चरमराहट इबोट्सन के दोनों पैरों में से हो रहे तेज दर्द को कम करने के लिए अपनी स्थिति बदलने के कारण हुई थी। डर लगने के बाद तेंदुआ अपने शिकार को छोड़कर भाग गया और उस रात या अगली रात वापस नहीं आया। 2 रात बाद रुद्रप्रयाग बाजार से कुछ 100 गज ऊपर एक और गाय की हत्या कर दी गई। गाय का मालिक एक सुनसान घर में अकेले रहता था, जिसमें केवल एक कमरा था। यह कमरा लकड़ी के टुकड़ों से बनी एक खुरदरी दीवार से रसोई और बैठक में बटा हुआ था। रात के समय रसोई में एक आवाज आई, जिसका दरवाजा वह बंद करना भूल गया था, जिससे वह जाग गया। थोड़ी देर बाद धुंधली चांदनी में खुले दरवाजे से आती रोशनी में उसने दीवार की चौड़ी दरारों से तेंदुओं को एक तख्ता फाड़ने की कोशिश करते देखा। काफी देर बाद वह आदमी पसीना बहाता हुआ लेटा रहा, जबकि तेंदुआ एक एक तख्ता तोड़ता रहा। आखिरकार जब उसने दीवार में कोई कमजोर जगह नहीं मिली, तो तेंदुआ रसोई से बाहर निकला और घर के किनारे घास से बने एक छोटे से शेड में बंधी उस आदमी की गाय को मार डाला। गाय को मारने के बाद तेंदुए ने उस रस्सी को भी तोड़ दिया जिससे वह गाय बंधी हुई थी। झोपड़ी से दूर थोड़ी दूर तक उस गाय को घसीट कर ले जाया गया और अच्छा भोजन करने के बाद उसे खुले में छोड़ दिया गया। पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर और जहां मृत गाय पड़ी थी, उससे लगभग 20 गज की दूरी पर एक ठीक ठाक आकार का पेड़ था, जिसकी ऊपरी शाखाओं में घास का ढेर बनाया गया। इस प्राकृतिक मचान पर, जहां से नीचे घाटी में कई 100 फीट की सीधी खाई थी, इवोट्सन और मैंने बैठने का फैसला किया। आदमखोर तेंदुओं को मारने में सहायता के लिए सरकार ने कुछ दिन पहले हमें एक जाल भेजा था। यह जाल 5 फीट लंबा और 80 पाउंड वजनी था, और मैंने आज तक इस तरह का सबसे भयानक जाल देखा था। इसके जबड़े 3 इंच लंबे नुकीले दांतों से लैस थे, जिसका फैलाव 24 इंच था, और ये 2 शक्तिशाली स्प्रिंगों द्वारा संचालित होते थे, जिन्हें दबाने के लिए 2 आदमियों की आवश्यकता होती थी। शिकार छोड़कर जाते समय तेंदुआ लगभग 40 गज चौड़े खेत में बने एक पगडंडी के रास्ते से होते हुए 3 फुट ऊंचे टीले पर चढ़ा और फिर घनी झाड़ियों से घिरी एक पहाड़ी के किनारे वाले दूसरे खेत को पार किया। ऊपरी खेत से निचले खेत तक के इस 3 फुट के पड़ाव पर हमने जाल लगाया, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि तेंदुआ उसी पर पैर रखे, हमने रास्ते के दोनों ओर कुछ कांटेदार टहनियां गाड़ दी। जाल के एक सिरे पर आधा इंच मोटी एक छोटी सी जंजीर बंधी थी, जिसका सिरा 3 इंच व्यास के एक छल्ले से समाप्त होता था। इस छल्ले पे हमने एक मजबूत खूंटी ठोक जाल को जमीन से बांध दिया। जब ये सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई और जीन इबोट्सन हमारे आदमियों के साथ बंगले में लौट आई, और मैं और इबोट्सन घास की ढेर पर चढ़ गए। अपने सामने एक छड़ी बांधकर उस पर थोड़ी सी घास लपेटकर उसे एक पर्दे की तरह इस्तेमाल करने के बाद हम आराम से बैठ गए और तेंदुए का इंतजार करने लगे, जिसके बारे में हमें पूरा यकीन था कि इस बार वह हमसे बच नहीं पाएगा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, आसमान में घने बादल छा गए, और चूंकि चंद्रमा रात 9 बजे तक ही निकलने वाला था, इसलिए हमें सटीक निशाने के लिए बिजली की रोशनी पर निर्भर रहना पड़ा। यह रोशनी भारी और बोझिल थी, और जैसे ही इबोट्सन ने जोर दिया, तस्वीर खींचने के बाद मैंने इसे थोड़ी सी कठिनाई के साथ अपनी राइफल से जोड़ लिया। अंधेरा होने के 1 घंटे बाद
लगातार आती हुई गुस्से भरी दहाड़ ने हमें बताया कि तेंदुआ जाल में फंसा हुआ है। बिजली की बत्ती जलाते हुए मैंने देखा तेंदुआ अपने पैरों से लटकते जाल के साथ खड़ा हो रहा था। मैंने जल्दी से गोली चलाई और मेरी .45 कैलिबर की गोली जंजीर की एक कड़ी से टकराकर उसे तोड़ गई। खूंटी से मुक्त होते ही तेंदुआ बड़े बड़े छलांगे लगाते हुए खेतों में, जाल उसके आगे आगे चल रहा था। मेरी बाईं बैरल से एक गोली और मोर्चन के सामने से 2 घातक गोलियां उस पर लगी, लेकिन सभी उससे चूक गई। अपनी राइफल को रिलोड करने की कोशिश में मैंने लाइट का कुछ हिस्सा हिला दिया, जिसके बाद वह काम करना बंद कर दिया। तेंदुए की दहाड़, हमारी 4 गोलियों की आवाज सुनकर रुद्रप्रयाग बाजार और आसपास के गांवों के लोग लालटेन और चीड़ की मसाले लेकर अपने घरों से बाहर निकल आए और चारों ओर से उस सुनसान घर की ओर उमड़ पड़े। उन्हें दूर रहने के लिए चिल्लाना व्यर्थ था, क्योंकि वे इतना शोर मचा रहे थे कि वे हमें सुन नहीं पा रहे थे। इसलिए जब मैं अपनी राइफल लेकर पेड़ से नीचे उतरा, अंधेरे में एक जोखिम भरा काम, इबोट्सन ने हमारे मचान में लाए गए पेट्रोल के लैंप को जलाया और उसमें हवा भरी। एक रस्सी के सिरे से दीपक नीचे लटकाकर इबोट्सन मेरे पास जमीन पर आ गिरा और हम दोनों उस दिशा में चल पड़े जिधर तेंदुआ गया था। खेत के बीचों बीच एक चट्टान का टीला था। हम उस टीले की ओर बढ़े। इबोट्सन ने भारी दीपक अपने सिर के ऊपर उठा रखा था, जबकि मैं राइफल कंधे पर रखकर उस बंगले में चल रहा था। टीले के आगे एक छोटा सा गड्ढा था और उस गड्ढे में दुबका हुआ, हमारी ओर मुंह किए हुए गुर्राता हुआ तेंदुआ बैठा था। मेरी गोली उसके सिर में लगने के कुछ ही मिनटों के भीतर हम एक उत्साहित भीड़ से घिर गए, जो सचमुच अपने लंबे समय से खौफनाक दुश्मन के चारों ओर खुशी से नाचने लगी। मेरे सामने मृत पड़ा जानवर एक विशालकाय नर तेंदुआ था, जिसने पिछली रात एक दीवार को फाड़ने की कोशिश की थी। एक ऐसे तेंदुए तक पहुंचना जिसे उस इलाके में गोली मारी गई थी, जहां दर्जनों इंसानों की हत्या हुई थी, ये सभी इस बात को मानने के लिए पर्याप्त कारण थे कि वही आदमखोर था। लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं था कि वह वही जानवर था जिसे मैंने उस रात देखा था जब मैं उस औरत के शव के पास बैठा था। सच है, वह एक अंधेरी रात थी और मैंने तेंदुए की धुंधली सी आकृति ही देखी थी। फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि जिस जानवर को वह सुरक्षा से एक खंबे से बांधा जा रहा था, वह आदमखोर नहीं था। इबोट्सन परिवार के आगे आगे चलने, तेंदुओं को ले जा रहे लोगों और सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ हम बाजार होते हुए बंगले के लिए और रवाना हुए। जुलूस के पीछे पीछे पहाड़ी से नीचे उतरते हुए मैं उस भीड़ में अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसे यह विश्वास नहीं था कि रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ मर चुका है। तभी मेरे विचार उस घटना की ओर चले गए जो हमारे शीतकालीन घर के पास ही घटी थी, जब मैं छोटा लड़का था। इस घटना का वर्णन मैंने कई साल बाद बहादुरी के कारनामे या शायद सबसे बहादुरी के कारनामे नामक पुस्तक में पढ़ा था। यह घटना 2 व्यक्तियों से संबंधित थी, भारतीय सिविल सेवा के स्मीटन और वन विभाग के ब्रेड वुड। रेलवे के आने के पहले के दिनों में एक अंधेरी तूफानी रात को ये दोनों व्यक्ति मुरादाबाद से काला ढूंगी तक एक डाक गाड़ी यात्रा में यात्रा कर रहे थे। सड़क के एक मोड़ पर उनका सामना एक हिंसक हाथी से हो गया। हाथी ने चालक और दोनों घोड़ों को मार डाला और गाड़ी को पलट दिया। ब्रेड वुड के पास एक राइफल थी और जब वह उसे खोलकर उसमें गोलियां भर रहा था, तब स्मीटन गाड़ी पर चढ़ गया और उसमें लगे एकमात्र सही सलामत दीपक को सॉकेट से निकाल लिया। फिर स्मीटन और अपने सिर के ऊपर तेल का दीपक पकड़े हुए, जिससे केवल हल्की सी रोशनी निकल रही थी, हाथी के पास गया और हाथी के माथे पर रोशनी डाली ताकि ब्रेड वुड उसे मार गिरा सके। यह सच है कि एक हिंसक हाथी और एक तेंदुए में बहुत अंतर होता है। फिर भी दर्द से पागल तेंदुए के पास जाने की हिम्मत शायद ही कोई करेगा, जिसे बाद में हमने पाया कि उसने अपना पंजा लगभग फाड़ दिया था और केवल एक पतली पट्टी से बंधा हुआ था। वह अपने सिर के ऊपर एक दीपक पकड़े हुआ था और अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथी की गोली पर निर्भर था। कई वर्षों से पहली बार बाजार के सभी घर खुले थे। औरतें और बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। काम धीमी गति से चल रहा था, क्योंकि हर कुछ गज पर तेंदुओं को नीचे उतारा जाता था ताकि बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसे बेहतर ढंग से देख सकें।
लंबी गली के दूसरे छोर पर हमारे अंगरक्षक हमें छोड़कर चले गए और हमारे आदमियों ने तेंदुओं को विजयी भाव से बंगले तक पहुंचाया। अपने शिविर में स्नान करने के बाद बंगले में लौटकर इबोटसन और मैंने भोजन के दौरान और उसके काफी देर बाद तक मृत तेंदुए के आदमखोर होने के पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तर्क रखे। अंततः जब दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे को समझाने में सफल नहीं हुआ तो हमने फैसला किया, क्योंकि इबोटसन को पौड़ी में अपने काम पर वापस जाना था और रुद्रप्रयाग में लंबे समय तक रहने के बाद थक गया था, इसलिए हम अगले दिन तेंदुए की खाल उतारने और उसे सुखाने में बिताएंगे और उसके अगले दिन अपना शिविर समेटकर पौड़ी के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह से लेकर देर शाम तक दूर दूर के गांवों से लोग तेंदुए के देखने के लिए आते रहे। चूंकि इनमें से अधिकांश के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस जानवर को आदमखोर तेंदुए के रूप में पहचाना, इसलिए इबोटसन दंपत्ति का यह विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि वे सही थे और मैं गलत था। मेरे अनुरोध पर इबोटसन ने 2 रियासतें दी। उन्होंने आदमखोर तेंदुए से बचाव के उपायों में ढिलाई न बरतने की अपनी चेतावनी को मेरी चेतावनी में जोड़ दिया और उन्होंने सरकार को यह टेलीग्राम नहीं भेजा कि हमने आदमखोर तेंदुए को मार गिराया है। उस रात हम जल्दी सो गए, क्योंकि अगली सुबह तड़के हमें निकलना था। मैं अंधेरे में ही उठ गया था और छोटा हजरी खा रहा था। तभी मुझे सड़क पर कुछ आवाजें सुनाई दी। यह बहुत ही असामान्य थी, इसलिए मैंने आवाज लगाकर पूछा कि इस समय सड़क पर लोग क्या कर रहे हैं। मुझे देखकर 4 आदमी मेरे शिविर की ओर पगडंडी पर चढ़ गए और मुझे बताया कि पटवारी ने उन्हें यह बताने के लिए भेजा है कि चटवा पीपल पुल से लगभग 1 मील दूर नदी के उस पार एक आदमखोर ने एक औरत को मार डाला है। तो ये था पार्ट 12। तो इसके आगे की कहानी हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और आपके जो भी सजेशन हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।